हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसडीजी गोल्स के बारे में। एसडीजी गोल्स को पढ़ाने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने जैसा कि अभी देखा है यूपी पीसीएस का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है प्री का। उसमें आपको एसडीजी गोल से एक क्वेश्चन आया है और आपको लोगों का 28 मई को भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम प्री का होने वाला दोस्तों, वहाँ भी आप लोगों का एसडीजी गोल से पक्का है कि आपका एक या दो सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड भी 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पीसीएस में देखे गए हैं। यूपीएससी में डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा और आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट है बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग से पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, आपको जरूर इसका फ़ायदा दिखेगा। और वीडियो में यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एसडीजी गोल्स के बारे में। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसडीजी गोल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है एसडीजी गोल जो है नॉट बाइंडिंग होते हैं, यानी ये कंपलसरी यदि कोई देश मानता है तो उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, यानी बाध्यकारी नहीं है। एसडीजी गोल्स को सबसे पहले इस एजेंडा को एक्सेप्टेड किया गया था यूएन के द्वारा रियो डी जेनेरियो में 2012 में। ठीक है, 2012 में यूएन के द्वारा रियो डी जेनेरियो में, ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर इनको एक्सेप्ट किया गया था यूएन के द्वारा। 2015 में एसडीजी गोल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले 2015 में, जैसा कि आपको पता है पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, पेरिस समझौता के समय ही एसडीजी गोल्स भी आप लोगों के इम्प्लीमेंट किए गए थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके लक्ष्य की बात करते हैं, यानी इसका कार्यकाल क्या होने वाला 2015 से 2023 तक, यानी 15 साल का दोस्तों जो लोग आप लोगों का प्लान है। इसमें कुल एसडीजी गोल्स की बात करें तो 17 एसडीजी गोल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान देना है दोस्तों, जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चार्ट जो है दोस्तों, ये आपके हर एक परीक्षा में, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 से लेकर 17 तक ये गोल्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, आपको इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार की यूपी पीसीएस में देखिए एसडीजी 10, 11, 12, 13 ये सब चीज़ें आपको लाइन से पूछी थी, उनको मिलान करना था। यदि आपको नहीं पता होगा कि एसडीजी गोल में 1 क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ऐसे आपको यदि नहीं पता हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इनको याद करना है, रट लेना है, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक बहुत ही सामान्य ट्रिक होगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगी यदि आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम देखते हैं, फर्स्ट नो पॉवर्टी, ठीक है, सेकंड है जीरो हैंगर, थर्ड में है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे में है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ में है आपका जेंडर इक्वलिटी, इसके बाद छठवें में है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सातवें में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, आठवीं में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, नौवें में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इसके बाद 10वें में आता है आप लोगों का रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, ठीक है, असमानता को कम करना, इसके बाद 11th में आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसके बाद 12th में आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, 13वें में आप लोगों का आता है क्लाइमेट एक्शन, और एसडीजी गोल 14 में आता है लाइफ बिलो वाटर, 15 में आता है लाइफ ऑन लैंड, इसके बाद एसडीजी गोल 16 में आता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और आपका एसडीजी गोल 17 में आता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इनको याद करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले यदि आप कुछ भी ना सोचे, सबसे पहले देखिए कोई भी देश होता है उसमें प्रथम प्राथमिकता क्या होती है, नो पॉवर्टी। ठीक है, आपको कहानी की तरह याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ज़्यादातर इसमें मिलान वाले आते हैं तो आप गेस कर जाएंगे यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा इसके बारे में। देखिए कोई भी देश होता है सबसे पहले क्या देखता है, नो पॉवर्टी, यानी गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है, अब देखिए जब गरीबी खत्म होती है सबसे पहले उसकी ज़रूरत क्या होती है, गरीबी को खत्म करने की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हंगर, कोई भूखा ना रहे। ठीक है, पहले आप गरीबी कम करेंगे, गरीबी खत्म करने का प्रयास करें, उसमें पहला कदम होगा हंगर यानी भूख को खत्म करना। ठीक है, कोई भी भूखा ना रहे। जब देखिए इंसान की भूख की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, अब देखिए जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा उसके बाद वो क्या चाहेगा कि उसको एजुकेशन अच्छी मिले, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिले। इसके बाद जब उसे एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी तो वो सोचेगा कि जो मेरे लड़के बच्चे हैं, यानी जो लड़के और लड़कियाँ हैं, ये दोनों समान रहें, इन पर
क्या कहते हैं, लैंगिक समानता दिखे, यहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। अब जब ये भी समानता भी उन्हें मिल जाएगी तो वो क्या चाहेंगे कि उनको देखिए, जैसे लेडीज होती है सैनिटाइजेशन की उन्हें दिक्कत हो, सैनिटेशन की समस्या होती है, ठीक है, और क्लीन वाटर की बड़ी समस्या होती है गाँवों में। तो आप लोगों को जब जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी, इसके बाद वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन पर काम करेंगे। जब ये भी उनकी पूरा हो जाएगा तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देखिए जब पानी अच्छा मिल जाएगा तब उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी अच्छी चाहिए, यानी बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए और वो सस्ती भी होनी चाहिए। इसके बाद जब उन्हें ये सब मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी, अब देखिए यहाँ तक 7वें तक आपकी मूलभूत सुविधाएं थी, अब 8वें से आपका शुरू हो जाएगा क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क आपको उनको काम मिलना शुरू हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये वो चाहेंगे। इसके बाद जब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसके बाद वो क्या चाहेंगे, इंडस्ट्री आए, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में तैयार हो। इसके बाद जब ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जो और भी लोग हैं जिन जो असमानताओं का शिकार हो रहे हैं उनको भी कम करना है, रिड्यूस्ड इनक्वलिटीज, ठीक है। इसके बाद जब आपकी असमानता कम होने लगेगी तो इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद देखिए जो भी आपके शहर हैं, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी जो समुदाय हैं, जो हमारे शहर हैं वो सस्टेनेबल हों, सतत हों, यानी जो हमारे पर्यावरण जो उपलब्ध सोर्स हैं उनको हम ऐसे यूज करें कि आने वाले फ्यूचर में भी हमारे वो काम आ सके, उनका नुकसान ना हो ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी, इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी हम उत्तरदायी हों, जो हम उत्पाद बना रहे हैं या उत्पाद का जो हम खपत कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, यानी आधा धुंध किसी चीज़ का प्रोडक्शन ना करते जाएं, प्रकृति का भी ध्यान जरूर दें, और जो कंजप्शन है उसे भी हम सही तरीके से करें ताकि हमारे सेहत पर और हमारे पर्यावरण पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसके बाद देखिए जब ये भी चीज़ हो जाएगी तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम क्लाइमेट पर काम करेंगे, जलवायु हमारी कैसी है, क्लाइमेट एक्शन पर काम करेंगे। जब क्लाइमेट एक्शन पर काम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे लाइफ बिलो वाटर, यानी जो आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी होती है वाटर के नीचे, यानी सी लेवल, सी में यानी समुद्रों में, उसके बारे में काम करेंगे ताकि हमारी मछलियाँ, हमारे जीव जंतु जो जल के नीचे पाई जाती हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं, उनको हम ध्यान दें, उनकी रक्षा करें। इसके बाद देखेंगे लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड यानी आपके धरती पर जो भी लाइफ है उसको हम सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 16 में क्या आता है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति पर काम करेंगे, न्याय पर काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं यूएन संस्था है उसको, वो लगातार इस समय कमज़ोर हो रहा है, उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यूएनएससी हो गया, यूएन हो गया, आप लोगों की कई संस्थाएं जिनको हम मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी गोल्स 1 से लेकर 16 तक, इनको पूरा करने के लिए सभी देश साथ में, ये आपके गोल नंबर 17 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप लोगों को दोबारा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग को 2-3 बार ऐसे ही याद करेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, कहानी की तरह इसे याद कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम लोग देश में गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करने के बाद हम वहाँ से भूख को मिटाएंगे, भूख को मिटाने के बाद स्वास्थ्य पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करने के बाद हम एजुकेशन पर काम करेंगे, एजुकेशन के बाद हम जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता पर काम करेंगे, इसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर काम करेंगे, इसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पर काम करेंगे, इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करेंगे, इसके बाद हम इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, इसके बाद हम इनक्वलिटीज यानी जो असमानता है, असमानता को कम करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद जो भी हमारी सिटी हैं, कम्युनिटी हैं, उनको सस्टेनेबल सतत करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम जो हम कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, इसके बाद हम क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान देंगे, इसके बाद हम जो वाटर है, लाइफ बिलो वाटर यानी जो समुद्रों के नीचे, जो समुद्रों में जो आप लोगों की लाइफ पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना भी जो पाए जाते हैं, उन पर हम सुरक्षित करने का उन्हें प्रयास करेंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी हमारी सुरक्षित रहे। इसके बाद हम लैंड, लाइफ ऑफ लैंड, जो हमारे भूमि में ऊपर हमारे धरती पर जो भी लाइफ पाई जाती है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पर काम करेंगे। इसके बाद हम इन सब गोल को प्राप्त करने के लिए, सभी गोलों को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप पर काम करेंगे। ये महत्वपूर्ण गोल्स हैं दोस्तों, आप लोगों को ये याद होने चाहिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा। इसे आप 2-3 बार ऐसे ही वीडियो यदि देख भी लेंगे तब भी आप लोगों को ये सब कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा सर्वप्रथम आप लोगों की दोस्तों ब्रंडटलैंड जो आप लोगों का कमीशन था 1987 में इसने दी थी, ठीक है। 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले परिभाषा दी गई थी। इसकी परिभाषा क्या है कि समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयासों की मांग करता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत ही
सिंपल भाषा में यदि समझाऊँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसी चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसी चीज़ है जिससे हम वर्तमान में जो भी चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं उसे इस प्रकार से उपयोग करें ताकि उसका हम तो उपयोग कर भी सकें और भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, वो भी उसका उपयोग कर सकें। जैसे कि आप लोग देखते हैं जल का हम उतना ही उपयोग करें कि जितना हमारे लिए यूज हो, उसका हम गलत तरीके से यूज ना करें और वो संरक्षित रहे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके बाद देखिए ग्लोबल इनिशिएटिव, इसी से रिलेटेड आप लोगों की याद होने चाहिए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप लोगों को पता है 1972 में हुआ था। यह एक पहला कदम था जिस पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को ग्लोबल एजेंडा बनाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसके बाद अर्थ समिट जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है 1992 में हुआ था। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसके रिजल्ट के तहत ही आपका UNFCCC की स्थापना हुई थी, ठीक है। UN फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई थी, ठीक है, UNFCCC की, ठीक है, FCCC की यहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी स्थापना इसी के तहत हुई थी। इसके बाद रियो डिक्लेरेशन इसी के तहत हुआ। एजेंडा 21 आप लोगों की इसी के तहत स्थापना हुई थी। ये भी दोस्तों आपको UP PCS में जो प्रीलिम्स हुआ है 2023 का, उसमें इसका क्वेश्चन आए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए एजेंडा 21 किसके लिए था। तो ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों का ये 1992 के ही आपके अर्थ समिट के द्वारा ही निकल कर आए थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आपको 1997 में होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी मिलान करने के लिए आते हैं क्वेश्चन में। रामसर कन्वेंशन आपको पता है 1971 में हुआ था ईरान के शहर में रामसर में, ठीक है। वेटलैंड से संबंधित है ये, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी आप लोगों का होता है 1972 में ही। इसके बाद साइट्स, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1973 में इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 1987 में आता है। ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे। इसके बाद ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसल कन्वेंशन 1989 में। ये हैजार्डस वेस्टेज जो होता है, जो आप लोगों की वेस्ट होता है, जितना भी बहुत ही गंदा प्रकार का जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए आपका कन्वेंशन बनाया गया था। और ये UNEP के द्वारा ही आप लोगों का यह कन्वेंशन बनाया गया था। UNEP की स्थापना आप लोगों को पता है 1972 में हुई थी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर जरूर दूंगा। और अपना फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।